नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लोड लाइन, नीड ऑफ बायसिंग, क्यू पॉइंट्स, ऑपरेटिंग पॉइंट्स, उनकी शिफ्टिंग, उनकी स्टेबलाइजेशन, ये सारी बातें की। एंड इन द इमीडिएट प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट जो फर्स्ट मेथड था, बेस रजिस्टर मेथड था, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। उस मेथड की जो ड्रॉबैक्स थे वो क्या ड्रॉबैक्स थे कि वो मेथड पुअर स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा था। उस मेथड से हमें, मैं कहूँ कि थर्मल रनअवे के जो चांसेस थे, वी वर नॉट एबल टू अवॉइड द चांसेस ऑफ थर्मल रनअवे। That is why we are here with the next method which will overcome the shortcomings of base resistor method, and that method is base bias with emitter feedback. आप लोगों को जब ये एग्जामिनेशन में लिखना होता है तो आपको इसी तरीके से लिखना होता है। पहले आप लोग ये लिखेंगे कि ट्रांजिस्टर बायसिंग है क्या। फिक्सेशन ऑफ आउटपुट पैरामीटर्स विद द इनपुट पैरामीटर्स इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर बायसिंग। तो आप लोगों को करना क्या होता है, आप लोगों को पहले जो बेस बायसिंग बेस रजिस्टर मेथड था उसकी ड्रॉबैक्स को लिखना होगा। हमें पता है वो पुअर स्टेबलाइजेशन कर रहा था, उसमें बीटा फैक्टर जो था वो मैं कहूँ कि एक्सप्रेशंस जो थी आईसी की, वीसीई की, ऑपरेटिंग कंडीशंस थी, वहाँ पर आ रहा था, तो पुअर स्टेबलाइजेशन वहाँ पर हमें मिली। तो उस पुअर स्टेबलाइजेशन को बेटर स्टेबलाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए वी आर हियर विद द बेस बायस विद एमीटर फीडबैक। तो जब आप इस मेथड की बेस बायस विद एमीटर फीडबैक, आप लोगों को एग्जाम में जब इसकी इंट्रोडक्शन लिखनी होगी, इसका सर्किट डायग्राम लिखना होगा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट इफ एन एमीटर रेजिस्टेंस इज एडेड टू अ बेस बायस्ड सर्किट विद द रिजल्ट इज एमीटर फीडबैक सर्किट। क्या है कि जो पिछला वाला था बेस बायस, जो बेस रेजिस्टर मेथड था, उस मेथड के अंदर हमने कहा कि अगर हम एक एमीटर रेजिस्टेंस इंक्लूड कर लेते हैं तो हमें ये वाला एमीटर फीडबैक सर्किट जो है वो मिल जाता है। एक्चुअली बेस बायस विद एमीटर फीडबैक कम्स टू रिमूव द ड्रॉबैक्स ऑफ फिक्स्ड बायसिंग सर्किट. And in fixed biasing circuit, stability factor was dependent on beta, and beta is temperature dependent parameter. So मैं कहूँ कि there were the greater chances of thermal runaway, and thereby the transistor and the circuit were thermally unstable. And to remove the problem of that thermal instability, we just modify the base resistor method by including a feedback network in with emitter terminal, and this feedback network is connected to input as well as output. अब होता क्या है कि जो फीडबैक सर्किट होता है, आप लोगों को उसके बाद क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा कि जो फीडबैक सर्किट है दैट कंटेन्स अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेजिस्टेंस एंड अ कैपेसिटर, उसको हम RE एंड CE कह देते हैं कि इनका एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है कनेक्टेड विद इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। एंड हेयर वी यूज नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि जब आप फीडबैक यूज करते हैं तो आप लोगों को कौन सी फीडबैक यूज करनी होगी, नेगेटिव फीडबैक। सो नेगेटिव फीडबैक इज यूज हेयर टू प्रोवाइड द गेन स्टेबिलिटी, बट इट रिड्यूसेस ओवरऑल गेन दैट इज कंपनसेटेड बाय यूजिंग दिस कैपेसिटर CE इन पैरेलल टू द रेजिस्टेंस RE। क्या होता है कि फीडबैक होती क्या है, फीडबैक क्या करती है कि आउटपुट में से कुछ फ्रैक्शन लेके आउटपुट का इनपुट में वापस दे देती है। मान लीजिए सर्किट को मैं कहूँ कि स्टेबिलिटी काम करने के लिए, स्टेबिलिटी से काम करने के लिए इसकी ज़रूरत हमें होती है। सपोज 10 वोल्ट मुझे आउटपुट मिल रही है, उसमें से मैंने 2 वोल्ट को वापस इनपुट में दे दिया, और 5 से वो 10 बन रही है, तो उसके बाद मैं क्या करूँगी कि 3 दे दूंगी, तो यहाँ से 2 आ जाएगी, बैक आ जाएगी आउटपुट से 2 बार आती रहेगी, इधर से 3 वोल्ट देकर मेरा काम चलता रहता है। सो लेसर इनपुट जो होती है वो हम दे देते हैं सर्किट को, या मैं कहूँ कि लेसर पावर लॉसेज होते हैं अगर आप फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं इस सर्किट के थ्रू। ये आउटपुट में से कुछ हिस्सा लेकर इनपुट में दे देता है। तो पहले हम इस RE को लगाते हैं, लेकिन नेगेटिव 2 टाइप की फीडबैक्स होती हैं, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या करती है, वो क्या करती है कि आउटपुट का कुछ हिस्सा इनपुट के अंदर इन फेज लगा देती है, और जो नेगेटिव फीडबैक क्या होती है वो आउट ऑफ फेज लगाती है। जब हम एक सिग्नल के अंदर आउट ऑफ फेज, ऐसे पॉजिटिव है, इसके बाद आप ये नेगेटिव वाला हाफ है, ये इसके अंदर मिक्स करवाते हैं, तो ये बेसिकली क्या हो जाती है, आउट ऑफ फेज मिक्सिंग हो जाती है। आउट ऑफ फेज मिक्सिंग ओवरऑल एम्पलीट्यूड को रिड्यूस करने की कोशिश करती है। इस वजह से यहां पर हमने यूज तो नेगेटिव फीडबैक की है, वो रिड्यूस करेगी उसको, गेन को, उसको कंपनसेट करने के लिए हमने यहां पर क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया। अब लेकिन जो गेन स्टेबिलिटी होती है, वो गेन स्टेबिलिटी हमें मिलती है इसी से ही, नेगेटिव फीडबैक से ही। उसके बाद ये इतना सारा जो मैंने बोला ये सब आप लिख देंगे, आप इस सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि जो एक्यूरेट करंट एक्सप्रेशंस होती हैं, अकॉर्डिंग टू एक्यूरेट करंट एक्सप्रेशन IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1, यहाँ पर ICBO लीकेज करंट होता है। आप लोग यहाँ पर थोड़ी सी बात थर्मल रनअवे की करेंगे कि थर्मल रनअवे के अंदर क्या होता है कि अगर
थोड़ा सा टेम्परेचर कलेक्टर जो टर्मिनल है उसका इंक्रीज हो गया, तो ये ICBO है, ये इंक्रीज हो जाएगा। ICBO के इंक्रीज होते ही IC विल इंक्रीज बीटा प्लस 1 टाइम्स, ये ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसके इंक्रीज होते ही IC इंक्रीज, IC के इंक्रीज होते ही कलेक्टर के अंदर करंट ज़्यादा जाएगा, कैरियर ज़्यादा मूव करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ते ही फिर से ICBO बढ़ेगा, ये इसको IC को बीटा प्लस 1 टाइम्स इंक्रीज करेगा, इसके इंक्रीज होते ही फिर से ये, तो ये वाइस वर्सा IC ICBO एक दूसरे को इंक्रीज करते रहते हैं। अब एक दूसरे को इंक्रीज करते रहते हैं, उससे क्या होता है, वो तब तक इंक्रीमेंट चलती रहती है जब तक ट्रांजिस्टर जो है वो मैं कहूँ कि बर्न आउट नहीं हो जाता। तो ये जो थर्मल रनअवे के अंदर मैंने बताया था, आप वो यहाँ पर लिख देंगे। वहीं पर मैंने आपको एक सोल्यूशन भी सजेस्ट किया था कि इफ समहाउ वी ट्राई टू रिड्यूस दिस IB to compensate this increase in ICBO, then this IC can be kept constant। तो उस कॉन्सेप्ट को, उस मैं कहूँ कि मास्टर की को अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ये फैक्टर है IB, ये फैक्टर उतना अमाउंट से रिड्यूस होता रहे जितनी अमाउंट से ये इंक्रीज होगा, ताकि IC क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो इतना लिखने के बाद आप लोगों को क्या लिखना होगा कि किस तरीके से ये सर्किट जो है इस IB को कंपनसेट करेगा। सो आई एम जस्ट स्पीकिंग एंड यू जस्ट प्लीज नोट डाउन। इन द सर्किट द कलेक्टर करंट ट्राइज टू इंक्रीज एंड द एमीटर वोल्टेज इंक्रीजेज कॉजिंग द इंक्रीज इन बेस वोल्टेज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन VB इज इक्वल टू VE प्लस, देखिए VB बेस वोल्टेज है, VE एमीटर वोल्टेज है, प्लस VBE बेस एमीटर जंक्शन की वोल्टेज है। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन एमीटर वोल्टेज विल स्टार्ट इंक्रीजिंग बाय कॉजिंग द इंक्रीज इन दिस वोल्टेज, इंक्रीज इन बेस वोल्टेज। अब है क्या, द इंक्रीज इन बेस वोल्टेज रिड्यूसेस द वोल्टेज अक्रॉस RB। अगर आप बेस वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, यहाँ से बेस वोल्टेज जब इंक्रीज हो जाएगी तो बेस वोल्टेज के इंक्रीज होते ही क्या होगा कि वोल्टेज रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी अक्रॉस RB के क्रॉस, क्योंकि देखिए ये सीरीज में लगे हुए हैं दोनों, ये बेस टर्मिनल और ये रेजिस्टेंस, ये आपस में सीरीज में है। अगर मैंने कहा कि ये बेस वोल्टेज इंक्रीज हो गई है, सीरीज में वोल्टेज हमें पता है ऐड होती है, अगर बेस वोल्टेज इंक्रीज हुई है, ऐड होती है, ये वाली वैल्यू बढ़ी है तो इस वैल्यू को कम होना पड़ेगा। सो increase in base voltage VB will cause a reduce in voltage across RB, thereby reducing the base current। अब यहाँ पर वोल्टेज रिड्यूस हो गई है RB के अक्रॉस, तो बेस करंट जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि IB इंटू RB इज इक्वल टू VB। तो अब अगर बेस करंट रिड्यूस हो गया एंड दिस विल पुट अ लिमिट टू द इंक्रीज इन IC, हमने बेस करंट को ही तो रिड्यूस करना था। सो सिमिलर एक्शन अकर्स इफ द कलेक्टर करंट ट्राइज टू डिक्रीज, बिल्कुल सेम ऐसा ही एक्शन होता है अगर कलेक्टर करंट डिक्रीज होने की कोशिश करता है तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस सर्किट को एक्सप्लेन कर देना। आपने पहले इंट्रोडक्शन लिख ली है, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपको इस सर्किट को एक्सप्लेन करना है। इस सर्किट के अंदर आप कहेंगे कि जो ट्रांजिस्टर है, जो हमने फिक्स्ड बायसिंग वाला मेथड किया था, उसी की कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर उठाकर एज सच लिख देंगे। इंट्रोडक्शन इज ओवर, जो मैंने बोला आप लोग उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर इस सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। अ कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज कनेक्टेड विद अ बेस रेजिस्टेंस connected to base terminal, collector resistance connected to collector terminal, and a single power supply VCC is connected with these two resistances, and emitter terminal is connected with a parallel combination of resistance and capacitor which will provide negative feedback to the circuit। अब इसको explain करेंगे। उसके बाद आप कहेंगे कि हम लोग as usual जो काम करते हैं वही काम हम यहाँ पर करेंगे। हम क्या करेंगे कि इनपुट सर्किट को फिर से तोड़ेंगे और आउटपुट सर्किट को फिर से तोड़ेंगे, जस्ट लाइक द प्रीवियस सर्किट। पिछले सर्किट के अंदर भी हम लोगों ने यही किया था, इनपुट सर्किट को अलग से तोड़कर उस पर किरचॉफ्स लॉ लगा दिया था, आउटपुट सर्किट को ब्रेक करके उस पर किरचॉफ्स लॉ लगा दिया था। सो हर बायसिंग के अंदर बेसिक मेथड जो रहता है वो सेम ही रहता है। आप लोगों को क्या करना है, पहले सर्किट डायग्राम लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखनी है, उसके ड्रॉबैक्स लिखने हैं, पिछले वाली फीडबैक के ड्रॉबैक्स लिखने हैं, इसकी एडवांटेजेस लिखनी है और बताना है कि किस तरीके से हैंडल करता है सिचुएशन को। उसको हैंडल करने के बाद आपको सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन करना होगा। सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन करने के बाद वी विल हैव टू फाइंड द ऑपरेटिंग कंडीशंस, और वो ऑपरेटिंग कंडीशंस फाइंड आउट करने के लिए यू विल हैव टू अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ टू इनपुट सेक्शन टू आउटपुट सेक्शन। उससे फर्स्ट ऑपरेटिंग कंडीशन मिलेगी, सेकंड ऑपरेटिंग कंडीशन मिलेगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये दो देखिए, इनपुट सेक्शन मतलब मुझे ये आउटपुट सेक्शन इसको ब्रेक कर देना है, तो ये VCC RB ये, और ये फीडबैक नेटवर्क तो दोनों में रहता है, यही मैंने किया। ये VCC जा रही है, ये RB जा रहा है, ये यहाँ से फीडबैक नेटवर्क हो गया। कलेक्टर को मैंने एज सच ओपन छोड़ दिया, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर समझाया था। ये इनपुट सेक्शन ड्रॉ कर दिया है, इधर मैंने आउटपुट सेक्शन को ड्रॉ कर दिया है। आउटपुट सेक्शन के अंदर क्या होगा, देखिए वही ट्रांजिस्टर है RC VCC। आउटपुट सेक्शन के लिए यू विल हैव टू डू दिस, आपको इसको इरेज कर देना है। इरेज नहीं कर पाएंगे आप लोग, नया ड्रॉ करेंगे।
this section will be erased. VCC, RC, transistor and the feedback circuit. तो देखिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर, RC, VCC and the feedback circuit. अब इनपुट सेक्शन ड्रॉ हो गया, आउटपुट सेक्शन ड्रॉ हो गया. इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हमें कंडीशंस लगानी है, हमें ऑपरेटिंग कंडीशंस फाइंड आउट करनी है. तो उसके लिए देखिए कंडीशंस फाइंड आउट करने के लिए लेट मी इरेज दिस ओवरऑल नेटवर्क. अब आपको इस ओवरऑल नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है. तो अब मुझे कंडीशंस फाइंड आउट करनी है. तो वो कंडीशंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों ऑपरेटिंग कंडीशंस फाइंड आउट करने के लिए किरचॉफ सेकंड लॉ हम यहां पर लगाएंगे. तो मैं यहां लिख देती हूं. उसके बाद आपको एग्जामिनेशन में या मैं कहूं कि आपके नोट्स में आपको क्या लिखना है, या आप लिखेंगे अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ. अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू इनपुट सेक्शन. आप उसको इनपुट सेक्शन में अप्लाई कीजिए. क्या होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स. और सर्किट के अंदर ईएमएफ कहां पर है, सिर्फ बैटरी के अक्रॉस. सो VCC इज इक्वल टू, और कहीं पर तो ईएमएफ है नहीं, यहां पर भी पोटेंशियल होगा, यहां पर भी पोटेंशियल होगा और यहां पर भी पोटेंशियल होगा. यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस IBRB प्लस ट्रांजिस्टर के अक्रॉस यहां पर क्या हो जाएगा VBE प्लस उसके बाद रेजिस्टेंस कौन सा है, एमिटर रेजिस्टेंस, यहां पर क्या हो जाएगा IERE. लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. यहां से आप वैल्यू निकालेंगे, IB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. IB की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, VCC माइनस VBE माइनस IERE अपॉन RB. This will be the value of current IB. अब मुझे ये पता है कि जो VCC है this is very very larger than VBE, तो मैं उसको नेग्लेक्ट कर सकती हूँ since VCC is very very larger than VBE. क्योंकि नेचुरली बैटरी के अक्रॉस जो EMF होगी that will be much greater than base emitter potential difference. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, IB इज इक्वल टू, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, निस्नबूत कर दिया है, मार दिया है, VCC अपॉन IERE अपॉन RB. अब इस एक्सप्रेशन को आप लोग ध्यान से देखिए. लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2. विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर बोथ IE एंड IC इंक्रीज. IC हमें पता है इंक्रीज होता है और हमें ये पता है IE इज इक्वल टू IB प्लस IC. अगर IC भी इंक्रीज हो रहा है तो IE भी इंक्रीज होगा और यही आपको एग्जाम में लिखना है. विद इंक्रीज इन टेम्परेचर IE एंड IC इंक्रीजेस, सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RE ऑल्सो इंक्रीजेस. अगर IE बढ़ गया तो ये IERE है, ये भी बढ़ जाएगा. आप देखिए ध्यान से, ये IERE बढ़ेगा, ये VCC में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये फैक्टर. अब जो फैक्टर VCC में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये वाला फैक्टर, तो ये IB को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा. और IB के रिड्यूस होते ही जो मैंने इक्वेशन अभी लिखी थी, IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 ICB हो, IB रिड्यूस हो गया तो IC क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होने की कोशिश करेगा. सो इन दिस वे Q पॉइंट स्टेबलाइजेशन मे बी अचीव्ड इन द सर्किट. जो मैंने बोला आप लोग उसको एज सच लिख लीजिए. अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन IB विल डिक्रीज एंड अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रिलेशन जो मैंने बोली थी IC विल ट्राई टू स्टे कांस्टेंट. नाउ यूजिंग द इक्वेशन 1 अगेन. अब मैं क्या करूंगी, इसके बाद इक्वेशन 1 को यूज करूंगी, आप लोग इसको एक्सप्लेन कर देंगे. उसके बाद दोबारा से हम इक्वेशन नंबर 1 की तरफ चलेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट ऑपरेटिंग कंडीशन जो है वो फाइंड आउट करनी है. IB को अल्टीमेटली फाइंड आउट करके हमें क्या करना है, मैं कहूँ कि IC की एक्सप्रेशन जो है वो भी हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है. तो देखिए यहाँ से मैं कहूँ कि जो IE है, इस IE को मैं क्या लिख लूँगी, IE क्या होता है IB प्लस IC, तो इसको मैं लिख लूंगी IB प्लस IC. सो VCC इज इक्वल टू IBRB प्लस VBE, ये हो जाएगा IB प्लस IC इंटू RE. आप लोग इसको ओपन कर दीजिए सारे को. VCC आपके पास इसके इक्वल आया है. तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर VCC इज इक्वल टू IBRB प्लस VBE प्लस IBRE प्लस ICRE. मैंने इस एक्सप्रेशन को क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है. अब मैं क्या करूंगी, IC इज इक्वल टू, हमें पता है बीटा इंटू IB होता है, बिकॉज आपको पता है बीटा क्या होता है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट. तो यहां से IC किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा इंटू IB. इस IC को मैं बीटा इंटू IB पुट करवा दूंगी. सो VCC इज इक्वल टू IBRB प्लस VBE प्लस IBRE. यहाँ पर मुझे इस IC को भी पुट करवाना है. सो इस सर्किट को हम थोड़ी कम जगह देते हैं, भैया आप थोड़ा साइड पर हो जाइए. IC क्या हो जाएगा, बीटा इंटू IB. अब देखिए यहाँ पर भी IB है, यहाँ पर भी IB है, यहाँ पर VBE है, यहाँ पर भी मेरे पास IBRE ये एक्सप्रेशन के अंदर है. अब मुझे क्या करना है, मैं ये जो VBE है, वोल्टेजेस एक साइड पर ले जाती हूँ. तो मैं इसको यहाँ ले आती हूँ. VCC इज माइनस
VBE, it is equal to IB RB IB RE प्लस बीटा इंटू IB। अब देखिए तीनों के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर, तीनों के अंदर मैं कहूँ कि मेरे पास क्या है, IB है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखने की कोशिश करूँ, VCC माइनस VBE इज इक्वल टू RB प्लस RE प्लस बीटा, इट विल बी हो जाएगा ये IB जो है यहाँ से कॉमन आ गया, बिकॉज IC को मैंने बीटा इंटू IB क्या करवाया है, पुट करवाया है। तो कुछ गड़बड़ हो गई है हमारी एक्सप्रेशंस के अंदर। ओ देखिए यहाँ पर मैंने IC को बीटा इंटू IB तो पुट करवा दिया, ये RE भी तो साथ में चल रहे थे, हमने RE को कहाँ छोड़ दिया, सो इस बीटा के साथ RE भी है। सो नाउ वी आर ऑन राइट ट्रैक। सो VCC माइनस VBE इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए RB प्लस, यहाँ से मैं लूँ 1 प्लस बीटा, RE को मैंने कॉमन निकाला, मेरे पास क्या आया, IB। अब यहाँ से एक्सप्रेशन IB की किसके इक्वल हो जाएगी, VCC माइनस VBE अपॉन RB बीटा प्लस 1 RE। उसके बाद फिर से अगला वही सेम स्टेप हम कहेंगे कि जो VCC है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन VBE, चाहे आप अगले स्टेप में लिख लीजिए। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, पीछे वाली 2 थी, अब ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि मैंने 2 को इरेज कर दिया, आप लोगों के पास तो वो लिखी रहेगी। अब इसके बाद हम लोग यूज करेंगे, वी विल पुट दिस एक्सप्रेशन इन IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, बीटा इंटू VCC माइनस VBE अपॉन RB 1 प्लस बीटा RE। कुछ भी नहीं किया, इसके अंदर पुट करवा दिया। अब उसके बाद हम फिर से ये कहेंगे कि VCC इज ग्रेटर देन VBE, तो हम उसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, और हमारे पास आ जाएगी सेकेंड ऑपरेटिंग कंडीशन। मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ यहाँ से, बिकॉज आई एम फर्स्ट ऑपरेटिंग कंडीशन, सॉरी, पता नहीं स्लिप ऑफ टंग बार बार आज क्यों हो रहा है। सो IC यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, इसको हमने नेग्लेक्ट किया क्योंकि ये वैल्यू बहुत लार्ज है, तो बीटा VCC अपॉन RB प्लस 1 प्लस बीटा RE, ये एक्सप्रेशन आई। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है, इसके बाद फिर से मैं एक अप्रॉक्सीमेशन लगाऊंगी कि जो बीटा है वो हमें पता है वेरी लार्ज है, बीटा इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू 1, सो 1 कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू बीटा। तो उसके बाद आप लोग लिखेंगे बीटा VCC, आप 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे, RB प्लस बीटा RE। इसके बाद मैंने क्या किया, बीटा को कॉमन ले लिया, इस सारी एक्सप्रेशन के अंदर से बीटा इज टेकन कॉमन, बीटा ऊपर से, बीटा नीचे से, बीटा इधर से, बीटा उधर से, क्योंकि हमें बीटा को ही निकाल बाहर करना है, हम नहीं चाहते कि हमारी एक्सप्रेशंस के अंदर बीटा रहे। तो हमने क्या किया, बीटा VCC अपॉन, यहाँ से भी मैंने बीटा कॉमन लिया, RB के अंदर नहीं था, नीचे डिवाइड हो जाएगा RB प्लस RE, क्योंकि अगर एक्सप्रेशन, मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको कोई फैक्टर किसी एक्सप्रेशन में से कॉमन लेना है और वो फैक्टर उसके अंदर नहीं है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए RB के साथ बीटा नहीं है, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई वाला बीटा बाहर ले लिया और डिवाइड वाला बीटा अंदर रहा, इसने इसको कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास एक्सप्रेशन आ गई है, IC इज इक्वल टू VCC अपॉन RB upon beta plus RE. This is the first operating condition for transistor in base biasing with emitter feedback network. बड़ा आसान है यहाँ से एक्सप्लेन करना। देखिए अब इस फैक्टर में हम चाहते हैं कि एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा हो जाए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास बहुत सारे तरीके, मैं बीटा ज्यादा वाला ट्रांजिस्टर यूज कर सकती हूँ, मैं छोटे बेस रेजिस्टेंस को ले सकती हूँ, मैं RE को ज्यादा ले सकती हूँ, तो यहाँ से मेरा सर्किट क्या हो जाएगा, थर्मली स्टेबल सर्किट मुझे मिल जाएगा। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4 और ये हमारी फर्स्ट ऑपरेटिंग कंडीशन है। अब हमें फाइंड आउट करनी है सेकंड ऑपरेटिंग कंडीशन। मैं इसको यहाँ पर लिखा रहने देती हूँ ताकि हमें फ्यूचर में ये काम आए, आप लोगों को समझ आए कि मैं यहाँ से क्या समझाना चाहती हूँ कि किस तरीके से इसने स्टेबलाइजेशन ली। अब इनपुट सेक्शन की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको भी रेज कर देती हूँ, मुझे थोड़ी जगह चाहिए, थोड़ा खुला खुला भी पसंद करते हैं हम लिखना, आप लोगों को भी दिखना आसान हो जाए। सो अब हमें क्या करना है, आउटपुट सेक्शन के ऊपर हमें लगाना है किरचॉफ्स लॉ। So using Kirchhoff's voltage law to output section, अगेन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना है, सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स। ईएमएफ जो होती है कहाँ पर होती है, बैटरी के अक्रॉस होती है, तो ये आ जाएगा VCC। मतलब इस आउटपुट सेक्शन में देखिए डिवाइसेस कौन कौन से, बैटरी है, रेजिस्टेंस है, ट्रांजिस्टर है, अगेन दिस रेजिस्टेंस है। ये तो हमें पता है ना, ये तो स्टेबलाइजेशन जो थी वो मैं कहूँ कि नेगेटिव फीडबैक की वजह से जो रिडक्शन आई थी ओवरऑल गेन में, उसको रिड्यूस करने के लिए पिक्चर में आया था।
सो आपको अपना काम इस तरीके से करना है। अब ईएमएफ सिर्फ इसके अक्रॉस है, बैटरी के अक्रॉस, और कहीं पर तो ईएमएफ है नहीं है। बाकी सारे 1, 2 एंड 3 ये डिवाइसेस हैं, इनके अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस क्या आ जाएगा, ICRC, प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VCE, प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट इनटू रेजिस्टेंस, IERE। ये एक्सप्रेशन से मुझे क्या मिलेगी, सेकंड ऑपरेटिंग कंडीशन मिलेगी। और देखिए फर्स्ट ऑपरेटिंग कंडीशन के अंदर हम हमेशा वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे IC की, और सेकंड ऑपरेटिंग कंडीशन के अंदर हम वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे VCE की। तो यहाँ से देखिए VCE मुझे फाइंड आउट करना है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, VCC माइनस ICRC माइनस IERE। जो आउटपुट ऑपरेटिंग कंडीशन होती है उसके अंदर इनपुट का कोई पैरामीटर नहीं रहना चाहिए, और जो इनपुट ऑपरेटिंग कंडीशन होती है उसके अंदर आउटपुट का कोई पैरामीटर नहीं रहना चाहिए। और हमें पता है कि IC इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IE, तो मैं यहाँ पर पुट करवा दूंगी VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC माइनस ICRE। VCE इज इक्वल टू VCC माइनस, यहाँ से देखिए IC मैंने कॉमन लिया, सो RC प्लस RE into IC. So this is my second operating condition. This gives me the second operating condition for a transistor working in base bias with emitter feedback. हमारे पास फर्स्ट ऑपरेटिंग कंडीशन भी आ गई है, हमारे पास सेकंड ऑपरेटिंग कंडीशन भी आ गई है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको एक्सप्लेन करना है। स्टेबिलिटी फैक्टर की बात हम करेंगे, और हम सैचुरेशन करंट की बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे कि इसकी एडवांटेजेस क्या है सर्किट की, और डिसएडवांटेजेस क्या है। एक्सप्रेशन के अंदर देखिए बीटा इस एक्सप्रेशन में है और इस एक्सप्रेशन में तो बीटा है नहीं है, गायब हो गया है, तो मेरा VCE तो स्टेबल हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें देखना है। इसको बीटा इंडिपेंडेंट करने का तरीका मैंने जैसे पहले कहा था, आपको यही लिखना होगा कि टू मेक दिस IC इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा वी मे चूज अ ट्रांजिस्टर विद हायर गेन और वी मे टेक अ लोअर वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू जब डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्मॉल, और इस स्मॉल वैल्यू को इसके कंपैरिजन में हम नेग्लेक्ट कर देंगे। या मेरे पास क्या तरीका हो सकता है कि इस न्यूमरेटर को मैं बहुत छोटा ले लूँ, आई मे टेक अ बेस रेजिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल। बेस रेजिस्टेंस छोटा हो गया, ये क्वांटिटी फिर छोटी हो जाएगी, मैं इसको फिर नेग्लेक्ट कर दूंगी। या मैं क्या कर सकती हूँ, इस RE को बहुत बड़ा ले सकती हूँ, एमिटर रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी हाई, तो ये बड़ा हो गया, इसके कंपैरिजन में ये छोटा हो जाएगा, इसको फिर नेग्लेक्ट किया जा सकता है। सो देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स जिसकी वजह से हम इस IC को इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं कहानी के अगले पड़ाव पर, जहां पर हमें क्या लेना है, स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो स्टेबिलाईजेशन फैक्टर से पहले सैचुरेशन करंट ही हम फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि इसी एक्सप्रेशन से हमें लेना है। तो आपको यहां पर हेडिंग लिख देना है सैचुरेशन करंट। तो आप कहेंगे, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी एक्सप्लेन किया था, कि अगर VCE है जो वो अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाए, क्योंकि सैचुरेशन रीजन के अंदर हमें पता है जो VC होती है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो उस टाइम ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन के अंदर होता है, और वहां पर जो करंट होता है उस करंट को हम क्या कहेंगे, सैचुरेशन करंट। वो मुझे फाइंड आउट करना है। सो फॉर टू फाइंड द सैचुरेशन करंट वी मे पुट VCE इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन। मैंने अब इस इक्वेशन के अंदर इसको 0 पुट किया, तो VCC माइनस IC प्लस RE, इसको 0 पुट करते ही जो मेरे पास IC आएगा वो क्या हो जाएगा, सैचुरेशन करंट। तो अब ये सैचुरेशन करंट IC सैचुरेशन, ये देखिए क्या बन गया, सैचुरेशन ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस VCC को आप इधर लेकर जाइए, अपॉन IC प्लस RE। दिस इज इक्वेशन नंबर 6 and it will give me the saturation current in this circuit। saturation current हमें मिल गया कि किस तरीके से हम इसको सर्किट को saturation स्टेज के अंदर भी लेकर जा सकते हैं। सो इसके बाद मुझे बात करनी है स्टेबलाइजेशन फैक्टर की। आप लोगों को एग्जामिनेशन में उसी तरीके से लिखना होता है जैसे आप पहले लिखते आए हैं कि जो स्टेबलाइजेशन फैक्टर है, इट इज अ मैथमेटिकल पैरामीटर विच is used to know the stabilization of any transistor, thermal stability of any transistor, and it is defined as ratio of change in collector current to change in collector current with base open. It is denoted by S, आपको पता ही है, del IC upon del ICBO, इसके इक्वल ये होता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मैं क्या करूँगी, जो मेरी पीछे इक्वेशन नंबर 4 थी, ये वाली, ये इक्वेशन नंबर 4 से हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि स्टेबलाइजेशन किस तरीके से हम अचीव करेंगे। सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 4, अब मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है, बस उसी को एक्सप्लेन करना है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि आप लोग RB को कम कर दीजिए, बीटा को ज़्यादा कर दीजिए, RE को बढ़ा दीजिए, यही सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करना है। सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 टू ऑब्टेन स्टेबलाइजेशन वी में परफॉर्म दीज एक्शंस। कौन से एक्शंस? नंबर 1,
we may use a transistor with very high gain, means beta will be the large. If beta will be large, the term RB upon beta will become very small as compared to RE, and we may neglect this term, and then current IC will become VCC upon RE and nothing but independent of beta. नंबर 1 आप ऐसे लिख देंगे, उसके बाद आप नंबर 2 लिखेंगे, वी मे यूज अ ट्रांजिस्टर सर्किट विद लो बेस रेजिस्टेंस एंड हाई एमिटर रेजिस्टेंस। बेस रेजिस्टेंस अगर मैंने लो कर दिया और एमिटर रेजिस्टेंस हाई कर दिया तो ये टर्म बड़ी हो जाएगी, ये टर्म छोटी हो जाएगी, आप इसको फिर से निगलेक्ट कर देंगे और आपका जो IC है दैट विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा। अब एक्सप्रेशंस अगर इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा हो गई तो मैं कहूँ कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट था, जो टेम्परेचर ने डिजास्टर कॉज करना था, वो काम जो है यहाँ पर खत्म हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट बेस बायस सर्किट विद एमीटर फीडबैक। अब कहानी यहाँ पर ये मोड़ लेती है कि अगर इतना ही था इसके अंदर, ठीक है, तो अब इसकी एडवांटेजेस बताइए, डिसएडवांटेजेस बताइए, अगले सर्किट्स की क्या जरूरत होगी। सो देखिए, सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करने वाला मेथड होता है सेल्फ बायसिंग, वोल्टेज डिवाइडर मेथड। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। आपको पहले लाइन मारनी सिखाई गई थी, फिर ABC लिखना सिखाया गया था, और उसके बाद अब आप सेंटेंसेस लिख पाते हैं। तो वो कह सकती हूँ मैं कि अब आप ABC लिखना सीख रहे हैं इसकी। तो चलिए चलते हैं हम अपनी कहानी के क्लाइमैक्स पर। क्लाइमैक्स यानी कि एंड, यानी कि अंत। अंत में हमें बात करनी होती है किसी भी चीज़ की एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस की, ड्रॉबैक्स की, उसने क्या कर दिया, उसने क्या नहीं किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पर अब लिखेंगे, ये वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं है, जो मैं अब बोल रही हूँ उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल है। आप यहाँ पर लिखेंगे एडवांटेजेस। सो इन द फर्स्ट एडवांटेज यू विल राइट द ऑपरेटिंग पॉइंट इज मोर स्टेबलाइज्ड एज कंपेयर टू बेस बायस विदाउट एमीटर फीडबैक। जो बेस रेजिस्टर मेथड था उसकी बजाय यहाँ पर ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है, थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है। नंबर 2, इट हैज़ अ वेरी सिंपल सर्किट बिकॉज इट कंटेन्स ओनली 3 रेजिस्टेंसेज RB, RC एंड RE। इस वजह से ये सर्किट क्या है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिंपल है, इसमें स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। इट प्रोवाइड्स बेटर स्टेबलाइजेशन ऑफ Q पॉइंट एज कंपेयर टू फिक्स्ड बायस मैथड। एंड इन नंबर 3 यू विल राइट द कलेक्टर करंट कैन नॉट रीच टू अ डेंजरस वैल्यू बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस RE। इस RE ने इस रेजिस्टेंस RE ने जो हमारी, मैं कहूँ कि ऑपरेटिंग कंडीशंस थी, उनको स्टेबल किया। इसने इसको करंट IC को डेंजरस वैल्यूज पे नहीं पहुंचने दिया। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस RE, IC will not reach to dangerous values, means thermal runaway के chances यहाँ पर क्या है, कम है as compared to fixed bias circuit। ये तो कहानी थी एडवांटेजेस की। उसके बाद आप लोग इन द वेरी लास्ट एग्जाम में भी लिखेंगे, समझेंगे भी डिसएडवांटेजेस। अब जो डिसएडवांटेजेस होंगी वो डिसएडवांटेजेस देखिए, आपको इसी एक्सप्रेशन को उठाकर फिर से चलना है। आप एग्जाम में इस एक्सप्रेशन को लिख देंगे, VCC मेरे पास तो चलो सामने लिखी हुई है, आप तो बहुत कुछ उसके बाद लिख चुके होंगे और आपको इसके बाद दोबारा इसको लिखना पड़ेगा। सो इन दिस एक्सप्रेशन यू विल से टू मेक दिस एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, ईदर वी विल हैव टू यूज अ ट्रांजिस्टर विद वेरी हाई बीटा, दिस बीटा शुड बी हाई। और अगर बीटा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो अलग तरीके की प्रॉब्लम सर्किट में आनी शुरू हो जाएंगी। चलो आप इसको भी छोड़िए, आपने ये कहा कि बेस रेजिस्टेंस शुड बी low and emitter resistance should be high. If base resistance is low, then voltage drop across base resistance will be low and we will need a low voltage supply for this. And if emitter resistance is high, then there will be high potential difference across resistance RE and we will need a high power supply for this resistance. It means we will need 2 different power supplies for RB and RE. तो हमारी कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं वापस पहुँच गई। हमने तो पिछले सर्किट के अंदर कहा था कि 2 बैटरीज लगाने की बजाय हम सिंगल बैटरी यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये सर्किट कहता है कि भैया सिंगल बैटरी हटा के 2 लगाओ, RB को छोटी बैटरी दो, RE को बड़ी बैटरी दो। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली, मैं कहूँ कि पॉसिबल। सो दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सिचुएशन। प्रैक्टिकली मैं कहूँ कि ये चीज़ जो है वो फिजिबल नहीं है। दैट इज़ वाई दिस सर्किट इज ऑल्सो सेल्डम यूज्ड। इस सर्किट को भी बहुत ही कम, रेयरली, जहाँ पर हमें लगे कि इसके अलावा हमारे पास भैया कोई ऑप्शन ही नहीं है, वहाँ पर हम इस सर्किट को यूज़ करेंगे। तो फिर वही सॉल्यूशन क्या रहेगा इसके बाद? क्या हम कलेक्टर के साथ कोई छेड़खानी करेंगे? क्या हम इनपुट को वहाँ से आने देंगे? ये आप सस्पेंस बना रहने दीजिए एंड वी विल डिस्कस दिस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।